चलो अब आ जाते है ठीक है, आर्यन बोल दे उसको भाई। चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है बोल दो। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। सर बोर्ड सबको नहीं दिख आवाज आ रहा रही है। है? सर थोड़ा नीचे थर्मल, कर दो, नीचे लिख दो। अच्छा, नहीं वैसे तो दिख रहा है ना वीडियो में। यस सर। तो थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड पढ़ना है हम लोगों को, है ना। ये अपना चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11। इसकी एक क्लास हो गई थी, उसमें मैंने आपको थोड़ा बहुत बात बता दी है कि टेम्परेचर क्या होता है, हीट क्या होती है ना, मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट क्या होता है, ठीक है। और अब थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड पढ़ेंगे। अब जो थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड है, आपको पता है कि अभी जो है सर्दियां चल रही है जैसे, है ना। तो होता क्या है, अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर थ्योरी से समझने की बात करें, तो मान लो ये मेरे पास कोई सब्सटेंस है सॉलिड, इसके ये दो मॉलिक्यूल है, एक ए और एक बी, ठीक है। अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ, टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ, तो ये जो मॉलिक्यूल्स है इसके, इन मॉलिक्यूल या एटम को या पार्टिकल को एनर्जी मिलेगी। उस एनर्जी की वजह से वाइब्रेट करेंगे और क्या करेंगे, इनके बीच की जो दूरी है ना वो बढ़ जाएगी, है ना। तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ गया, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ गया। अब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ गया मॉलिक्यूल्स का, तो इसका जो साइज है वो इंक्रीज हो गया। आगे बात समझ में। तो यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो सॉलिड का जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है पार्टिकल्स का वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो बॉडी का साइज है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सॉलिड के बारे में खासकर बात कर रहे हैं, लिक्विड की जब बात आएगी तो लिक्विड के लिए भी बताऊंगा। तो हमें ये याद रखना है, जब हम किसी सब्सटेंस का सॉलिड लिक्विड गैस में टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर उसका जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है। अगली बात समझ में। और किसी सब्सटेंस का साइज में इंक्रीज होना, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसको बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। बात समझ में आ गई सबको? यस सर। थर्मल एक्सपेंशन का मतलब एक्सपेंशन ऑफ साइज ऑफ सॉलिड। यहां लिख देता हूं, एक्सपेंशन ऑफ साइज ऑफ अ सब्सटेंस ऑन हीटिंग। समझ गए ये बात? तो एक्सपेंशन ऑफ साइज ऑफ अ सब्सटेंस ऑन हीटिंग, हीट करने पर सब्सटेंस के साइज का इंक्रीज हो जाना इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। अब आप कहोगे सर थर्मल एक्सपेंशन हमने कहाँ देखा है, तो मैं आपको कुछ बात बताता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है। जैसे कई बार क्या होता है सर्दियों में, जो हमारे जार वगैरह होते हैं, मान लो एग्जाम्पल तो इसी का दिया जाता है, तो जो पहले कांच के आते थे जार, अगर हम दुकान पे जाएं तो कांच के जार आते थे और उसमें एक स्टील का ढक्कन होता था। अब वो स्टील का ढक्कन थोड़ा ना टाइट हो जाता है सर्दियों में। अगर वो टाइट हो जाएगा तो क्या करते हैं, हम इसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा इसको गर्म कर लेते हैं, हल्का सा इसको आग पे ऐसे दिखा लेते हैं, और फिर ये लूज हो जाता है और क्या कहते हैं, आसानी से इसको हम खोल लेते हैं। आकाश मंडल, अब देख लेते हैं, यही आकाश मंडल ही कर रहा था क्या? ये असली वाला है सर, वो कह रहा हूँ दूसरे ये फोन आकाश, पे आ रहा है। आकाश मंडल ये रहा। विक्की यादव भी अपने ही है। विक्की यादव है भी कि विक्की यादव को एंट्री देनी है? विक्की, सर विक्की शायद मेरा वाला दिखता है। विक्की नहीं है क्लास। विक्की यादव ये होगा शायद अपना, और फिर भी कुछ कहे तो देख लेंगे। तो भाई हाँ, तो अगर हम टेम्परेचर को राइज करते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ जाता है, जिससे साइज इंक्रीज हो जाता है। अब जैसे मान लो, आपको एक बात बताऊं, जो हमने रेल की पटरियां होती हैं, रेल की पटरियां को जब बिछाया जाता है तो उसके बीच में कुछ गैप छोड़ा जाता है। अब गैप छोड़ने का मकसद क्या होता है? गैप इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि जो सर्दी में जब क्या होगा, सर्दी में तो सॉलिड कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, अभी ये गैप है हमारे पास। अब जब गर्मियां आएंगी तो सॉलिड एक्सपेंड करेगा, और जब ये एक्सपेंड करेगा तो क्या हो सकता है, ये जो पटरियां आपस में मिलके, और ये ऐसे करके यहाँ से क्या कर सकती हैं, हट सकती है वहां से जॉइंट से। इसलिए जो रेल की पटरियां होती है, जब उनमें जो जॉइंट वाली जगह होती है उसमें थोड़ा गैप दिया जाता है हमेशा, ताकि अगर गर्मियां आए तो जब वो एक्सपेंड करे, तो एक्सपेंड करने में उसको जगह मिल जाए एक्सपेंड होने के लिए। आ रही बात समझ में? यस सर। ठीक जी है। सर। अब एक और एग्जांपल बताता हूँ, ये जो ना पेपर में पूछे जाते हैं उस तरह के एग्जांपल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल समझ में आ गया कि जो रेलवे ट्रैक होते हैं, रेलवे ट्रैक में थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है। वो गैप इसलिए छोड़ा जाता है
ताकि वो जो पटरी है जब गर्मियों में एक्सपेंड करें तो उनको जगह मिल जाए एक्सपेंड होने की। अगर मान लो उनको एक साथ लगा दिया जाएगा, वो गर्मी आ गई, टेम्परेचर बढ़ गया, तो ये एक्सपेंड होंगी तो ये क्या हो सकता है, इधर से हट सकती है। इसलिए इनको क्या करा जाता है, हमेशा गैप छोड़ा जाता है। एक बात समझ में आ गई? यस ठीक हाँ है। जी सर। अब दूसरा, जो हमारे खंबे होते हैं गलियों में, जो खंबे होते हैं, आजकल तो खंबे कम होते जा रहे हैं, तो खंबे जो होते हैं उन खंबों के बीच में जब तार को बांधी जाती है तो तार हमेशा थोड़ी लूज बांधी जाती है। लूज किस लिए बांधी जाती है, ताकि अगर सर्दी जब आएगी तो वो जो तार होगी वो तार क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, सिकुड़ेगी। और जब तार सिकुड़ेगी तो उसको सिकुड़ने के लिए लेंथ चाहिए भाई, थोड़ा एक्स्ट्रा। भाई अगर ये तार है, मान लो ऐसे हमने टाइट बांध दी और वो सर्दियों में सिकुड़ेगी, तो सिकुड़ेगी तो क्या होगा, उसमें टेंशन आएगी और वो टूट सकती है। इसलिए क्या करते हैं, जो तार बांधी जाती है खंभों के बीच में वो थोड़ी लूज बांधी जाती है। जैसे आप खजूरी में चले जाओ, खजूरी में जो है क्या कहते हैं, जो अपने इलेक्ट्रिसिटी की वायर जो जा रही है वो थोड़ी सी लूज है। लूज किस लिए, ताकि अगर सर्दी आएंगी तो जब कॉन्ट्रैक्ट होंगी ना तो उनको जगह मिल जाएगी कॉन्ट्रैक्ट होने की। या फिर अगर मान लो गर्मियों में क्या होगा, गर्मियों में एक्सपेंड होगी तो भी जगह मिल जाए, टूटे ना वो। अरे बस समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? यस सर। मान लो तुमने पहले से ही टाइट बांध दी, सर्दी में टेम्परेचर भी लो हो गया, तो वायर क्या करेगी, अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी, है ना। और कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी तो वायर टूट सकती है। ये क्लियर है सबको? यस सर। जी सर। ठीक है। आपने कई बार देखा होगा, जैसे वो कुछ भी, जैसे रिम वगैरह होती है, किसी पे हमें लोहे को करना है, लोहे को, तो पहले उसको थोड़ा गर्म कर लेते हैं। गर्म करने से क्या होता है, वो थोड़ा सा लूज हो जाता है, मतलब एक्सपेंड हो जाता है। अरे बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ भाई? यस सर। तो जहां भी आप ऐसा देखें कि टेम्परेचर की वजह से शेप में चेंज आना है, तो आप समझ जाएं कि वो थर्मल एक्सपेंशन की वजह से हो रहा है। तो और जैसे मैंने तो ये भी देखा है, जब रोड बनाते हैं तो कंक्रीट वाली आजकल रोड बना रहे हैं, तो कंक्रीट वाली रोड जो है ना सेगमेंट में बनाते हैं। एक सेगमेंट बना दिया, बीच में एक गत्ता टाइप में लगा दिया, फिर उसके बगल से रोड बनाई, फिर गत्ता टाइप लगा दिया रोड में ऐसे लंबा करके। जिससे क्या होता है ना, जब वो गर्मी आएंगी ना, जब रोड एक्सपेंड होगी तो उसको जगह मिल सके एक्सपेंड होने की। अरे ये बात समझ में? यस सर। तो ये कुछ ऐसे चीजें हैं, कुछ ऐसे एविडेंस है हमारे पास जो ये दिखाते हैं हमें कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सब्सटेंस, लिक्विड, सॉलिड, गैस का जो साइज है ना वो इंक्रीज हो जाता है। अभी हम जो पढ़ेंगे यहाँ पर वो सॉलिड के लिए स्टडी करेंगे। तो थर्मल एक्सपेंशन मतलब एक्सपेंशन ऑफ साइज ऑफ अ सब्सटेंस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। क्लियर है ये बात सबको? यस यस सर। सर। जी सर। थर्मल थर्मल एक्सपेंशन को हमने 3 पार्ट में तोड़ा हुआ है। सबसे पहले टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। आपके अगर मैं आज वाली क्लास की बात करूं और पिछली वाली थर्मल एक्सपेंशन, तो आज वाली क्लास ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर को का क्वेश्चन आएगा। टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो एक होता है हमारे पास लीनियर एक्सपेंशन, और अभी तक जिन बच्चों ने ना, मोस्टली बच्चों ने तो करा ही नहीं है, जो असाइनमेंट दिया है उसको कर लिया करो घर पे बैठे बैठे। एक होता है एरियल एक्सपेंशन, प्लीज उसको सबमिट कर दो भाई, है ना। पढ़ाई कर लो थोड़ा, 1-1, 2-2 घंटे भी होगा तो हो जाएगा। इसको सुपरफिशियल एक्सपेंशन भी बोलते हैं, सुपरफिशियल एक्सपेंशन या एरियल एक्सपेंशन। तीसरा होता है वॉल्यूम एक्सपेंशन। वॉल्यूम एक्सपेंशन इज ऑल्सो कॉल्ड क्यूबिकल एक्सपेंशन। आरव, आवाज आ रही है मेरी? सर सेकंड वाला कौन सा है? एरियल एक्सपेंशन या सुपरफिशियल एक्सपेंशन? एरियल एक्सपेंशन या सुपरफिशियल एक्सपेंशन, समझ गए? यस जल्दी सर। जल्दी बोलोगे, ठीक है। तो ये हमारे पास सुपरफिशियल एक्सपेंशन भी इसी को बोलते हैं। ऑफिशियल में स्पेलिंग को चेक कर लेना, क्योंकि स्पेलिंग में थोड़ा हो जाता है मेरे से। तो अब मैं आपको ना 1 बाय 1 इनके टाइप बताता हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, पहले वाले पे फोकस कर लेना, दूसरा और तीसरा अपने आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं पहले वाले को ढंग से पढ़ाऊंगा और दूसरे और तीसरे में आपको खुद बोलूंगा कि ये बिल्कुल एज इट इज कर लेना, है ना। जो डेफिनेशन वाला पार्ट होगा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया। चलिए ठीक है भाई। तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लीनियर एक्सपेंशन। भरोसा रखना, लीनियर एक्सपेंशन में जितना बताऊंगा
उससे बाहर कोई फॉर्मूला यूज नहीं होगा आपके क्वेश्चन में, चाहे आप नीट का पेपर दे लो चाहे 11 का दे लो। तो ध्यान से देखना, लीनियर एक्सपेंशन। अब ये लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है, तो अगर हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं और हीट करने पर उसकी लेंथ में इंक्रीज हो जाता है, तो हम बोलते हैं कि लीनियर एक्सपेंशन हुआ। भाई लीनियर 1 डायमेंशन होता है, एरियल 2 डायमेंशनल होता है, और क्यूबिकल या वॉल्यूम वाला 3 डायमेंशनल होता है। इसको 1 डायमेंशनल एक्सपेंशन भी बोलते हैं। 1 डायमेंशन एक्सपेंशन का मतलब ओनली 1 डायरेक्शन में एक्सपेंशन हो रहा है, और जाहिर सी बात है 1 डायरेक्शन में लेंथ ही हो सकती है, 2 डायमेंशन में एरिया और 3 डायमेंशन में वॉल्यूम। ठीक है, तो लीनियर एक्सपेंशन में समझे जरा सारे लोग। भाई मान लीजिए मेरे पास एक रॉड है बच्चों, इस रॉड की जो लेंथ है अभी L है, इस रॉड की लेंथ L है ना, शुरुआत के टेम्परेचर पे। इसको मैं लिख देता हूं T इनिशियल टेम्परेचर। लेकिन यदि मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा देता हूं तो इसकी जो लेंथ है उसमें इंक्रीज हो गया। अब लेंथ बढ़ गई, मान लो इतना इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो नई वाली लेंथ आ गई मेरे पास L डैश। कितना चेंज आया उसमें, तो आंसर है डेल्टा L। कितने टेम्परेचर पे ऐसा हुआ, तो T फाइनल पे। ठीक है, अब हमारे पास जो लेंथ में चेंज आया है, लेंथ में चेंज जो आया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा L के। L का मतलब होता है बच्चों ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, एंड चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T, मतलब चेंज इन टेम्परेचर। आप जितना टेम्परेचर में चेंज करेंगे उतना ही ज्यादा लेंथ में चेंज आएगा। आप जितना ज्यादा ओरिजिनल लेंथ होगी, चेंज उतना ही ज्यादा आएगा। ये प्रैक्टिकली हमें पाया गया, हमने प्रैक्टिकली ऐसा पाया कि ओरिजिनल लेंथ जितनी ज्यादा है उतना ज्यादा चेंज आएगा। टेम्परेचर में जितना ज्यादा चेंज करेंगे लेंथ में उतना ज्यादा चेंज आएगा। अगर मैं इनको कंबाइंड करता हूं बच्चों, तो डेल्टा L इज प्रोपोर्शनल टू L डेल्टा T, एंड प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा। सारे लोग ध्यान से देखना, ये साइन प्रोपोर्शनल का है। इस प्रोपोर्शनल के साइन को अगर मैं हटाता हूं तो अल्फा आएगा L और साथ में कितना डेल्टा T। अरे वैसे जो मनीषा थी ना, वो मनीषा सर हमारे क्लास की भी लड़की हो सकती है। हाँ सर वो जो डेल्टा डेल्टा एल नहीं आएगा हाँ डेल्टा L, LHS में? हाँ डेल्टा L है। मनीषा हमारे क्लास में है एक लड़की, बाकी देखते हैं। कहीं वही सर हो गया, सर ने मेरे को ऐसे बोल दिया घर में दवाई बता दे और कहीं पता चले मम्मी अम्मी को बोल दिया आपने तो। पर मैं क्या पलट दूंगा ना बात, मैंने उसको कहा ही नहीं ऐसे। तो इसको तो कोई बोलते हैं प्रूफ ही नहीं है कि आपने कहा। कोफिशिएंट। टेम्परेचर कॉफिशिएंट, सॉरी टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ, नहीं प्रूफ क्या, सब बच्चों को पता है क्या फ्रॉड हो रहा है हमारे साथ, ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। जैसे पबजी वालों ने कर रखा है ना बैन इस तरह के उसको, Yes, तो ऐसे इन्हें भी करना आईडी फिर भी चाहिए। बैन कर हैकर दी। आ जाते हैं सर। हाँ टेम्परेचर कॉफी ऐसे इन्हें करना चाहिए, बैन ही कर दे उसके मोबाइल की आईपी पे। टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अगली बात समझ में, ये जो अल्फा है, दिस अल्फा इज नोन एज टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, अब इसके बाद एक तो फॉर्मूला ये आ गया डेल्टा L बराबर अल्फा L डेल्टा T। अब यहां पर अगर हम बात करें फाइनल लेंथ कितनी होगी, फाइनल लेंथ का मतलब ये कि ये वाली L1 वाली, तो बताओ चेंज इन लेंथ को मैं लिख सकता हूं L डैश माइनस L बराबर अल्फा L डेल्टा T। ये माइनस से उधर आएगा तो प्लस L प्लस अल्फा L डेल्टा T। L कॉमन आ जाएगा यहां से, तो बचेगा कितना 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। L डैश क्या है, फाइनल लेंथ आफ्टर टेम्परेचर इंक्रीज, फाइनल लेंथ। ठीक है, और L क्या है, ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, और डेल्टा T का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर, और अल्फा है यहाँ पर टेम्परेचर कॉफिशिएंट, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। यहां तक की बात सबको समझ में आ गई होगी शायद। Yes, सर यस सर। ठीक है, अब आते हैं तीसरी बात पे।
तीसरी बात ये है, अब बात करते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है यानी अल्फा, अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, तो डेल्टा एल अपॉन में एल डेल्टा टी। अल्फा बराबर हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन में एल डेल्टा टी। यहां से देखो बच्चों, मैं जो डेफिनेशन बनाने जा रहा हूं ना, वो डेफिनेशन वॉल्यूम वाले में क्या होगी, एरिया वाले में क्या होगी, इसी से समझना। बस लेंथ की जगह एरिया वाले में एरिया आ जाएगा, वॉल्यूम वाले में वॉल्यूम आ जाएगा। तो अगर मैं किसी रॉड की लेंथ 1 मीटर ले लूं, अगर किसी रॉड की लेंथ 1 मीटर है और उसके जो टेम्परेचर में चेंज है वो मान लीजिए 1 डिग्री सेल्सियस है। अगर किसी रॉड की लेंथ 1 मीटर है और उसका जो चेंज इन टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस है, तो अल्फा बराबर आ जाएगा डेल्टा एल के। जो भी कोफिशिएंट होते हैं फिजिक्स के अंदर, उनकी डेफिनेशन हमेशा फॉर्मूले से ही बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है, उनमें जो भी बाकी वेरिएबल्स होते हैं उन सबको 1 मानकर। तो लेंथ 1 मीटर ले ली मैंने, डेल्टा टी 1 डिग्री सेल्सियस ले ली, तो अल्फा बराबर आ गया डेल्टा एल। अब यहां पर डेफिनेशन लिखते हैं, अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ of 1 meter long rod per unit rise in temperature. Alpha is equal to change in length of 1 meter long rod per unit rise in temperature. 1 मीटर लंबी रॉड का, 1 मीटर लंबी रॉड का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बदलने पर उसकी लेंथ में जितना चेंज आया है वो अल्फा है। कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब ये कि मान लीजिए अगर मैं बोलता हूं किसी का अल्फा 1 है, किसी का नहीं, किसी का अल्फा 3 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका मैं इसकी यूनिट भी लिख देता हूं, 3 डिग्री पर सेल्सियस। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं उस मटेरियल की 1 मीटर लंबी रॉड लेता हूं, अगर मैं उस मटेरियल की 1 मीटर लंबी रॉड लेता हूं, तो 1 डिग्री टेम्परेचर बदलने पर 3 से इंक्रीज हो जाएगी, मतलब 3 बढ़ जाएगी लेंथ। जो सर चेंज ये आएगा वो दोबारा 3 का एक्सप्लेन आएगा। कर दो। एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, सुनो। लीनियर एक्सपेंशन मान लो किसी का है, फॉर एग्जांपल किसी का लीनियर एक्सपेंशन अल्फा दे रखा है 0.004 पर डिग्री सेल्सियस। 0 मान लो फॉर एग्जांपल ये स्टील का दे रखा है, ऐसे मान एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, मान लो स्टील का अल्फा इतना दे रखा है, तो इसका मतलब ये हुआ अगर हम स्टील 1 मीटर लंबी स्टील की रॉड लेते हैं और उसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी लंबाई 0.004 और बढ़ जाएगी। तो सर इसमें लेंथ की यूनिट नहीं लगेगी? भाई कट गई ना लेंथ की यूनिट, ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ कट गया। ओके सर। रिपीट करूं, सर हो Yes, गया। sir. अगर मान लीजिए मैं बोल रहा हूं कि स्टील का जो अल्फा है वो 0.04 है, तो इसका मतलब ये अगर मैं 1 मीटर लंबी स्टील की रॉड लेता हूं और उसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करता हूं तो उसकी लेंथ इतना बढ़ जाएगी, उसकी लेंथ इतना बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है क्या ये बात? यस सर। ठीक है, तो अगर आपके पास पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपको अल्फा की वैल्यू गिवन होगी और उसका सेंस क्या होता है वो आपको मैंने समझाने की कोशिश करी है। क्लियर है ये बात सबको? यस तो सर। यहाँ से आपको अब अगर इसकी यूनिट की बात करें बच्चों, तो कोई बच्चा यूनिट बताए मेरे को पर डिग्री यूनिट ऑफ सेंटीग्रेड। तो भाई देखो लेंथ है, ऊपर भी नीचे भी लेंथ है, लेंथ की यूनिट तो कट गई, नीचे रह गया चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर की यूनिट पर डिग्री सेल्सियस या फिर पर केल्विन। पर केल्विन।
पर केल्विन पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन। मुस्कान, मुस्कान कौन सी है ये भी नहीं पता भाई। करो एंट्री, कुछ बोले तो सहन कर लेना, यस सर करो। क्योंकि एक मुस्कान और- है यमुना विहार वाली। बोलना कुछ मत, तुम यमुना विहार वाली है मुस्कान वैसे, है दिव्यांशी। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया सर। हो गया क्या? ठीक है। यस सर। अब यहां पर आते हैं हम अगली बात पे। बड़े ध्यान से देखना, टॉपिक का नाम है थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस। अब ये थर्मल स्ट्रेस ना वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर किसके लिए? न्यूमेरिकल के लिए। अगर आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनसीईआरटी में 2-3 क्वेश्चन दे रखे हैं। सुनिए भाई, थर्मल स्ट्रेस का कंसेप्ट कैसे अप्लाई करना है। मान लो एक ये रिजिड सपोर्ट है, फिक्स, कहीं नहीं जाएगी, ये भी रिजिड सपोर्ट है, इसके बीच में एक रॉड हमने डाल दी, ये रही रॉड, ये रही रॉड। अब ये रॉड ना दोनों तरफ से मैंने फिक्स करी हुई, मतलब ये इधर उधर लेंथ में कहीं नहीं जा सकती, ना तो राइट में जा सकती ना तो लेफ्ट में, मतलब लेंथ इंक्रीज होने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ रिजिड सपोर्ट है इसमें। क्लियर है क्या सबको? यस सर। यस सर। अब क्या हुआ, मैंने यहां पर इसको हीट करा, मैंने इसको यहां पर हीट करा। अब आप सोचो, अगर मैं इसको हीट करूंगा तो डेल्टा एल जो होगा वो बराबर कितना होगा? अल्फा एल डेल्टा टी। ये है मेरे पास ऑन हीटिंग। ठीक है। अब एक बात बताओ सारे लोग, अगर मैं इसको हीट करता हूं और इसको मैंने दोनों तरफ से रिजिड सपोर्ट लगा दिया तो क्या होगा? ये लेंथ को बढ़ाना तो चाहता है, देखो दोनों तरफ रिजिड सपोर्ट है, टेम्परेचर कर दिया ऊपर से ज्यादा, अब ये एक्सपेंड होना चाहता है। अब सोच के देखो भाई, मान ले अंशुल मैंने क्या करा, एक बंदे को तेरे एक हाथ की तरफ खड़ा करा और दूसरे बंदे को दूसरे हाथ की तरफ खड़ा करा, और मैंने बोला भाई एक बंदे से कि भाई तू अपनी तरफ खींच नमन, और यस को बोल दिया भाई तू अपनी तरफ खींच, तो बता क्या होगा? सर साइज इंक्रीज होगा। वो टूट जाएगा सर, ज्यादा खींचेगा टूट बॉडी जाएगा। बॉडी बन जाएगी। बॉडी बन जाएगी। तो कहने का मतलब यह है, इसमें स्ट्रेस आ जाएगा, टेंशन आ जाएगी इसमें। आएगी नहीं आएगी? अब ये भी तो चाहेगा कि यार नहीं मैं तो यार हाँ अपने सर आएगी। तो इसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएगी? टेंशन। अरे सही है कि गलत है? हाँ सर। अगर ये दोनों तरफ से सही है। खींचा जाए, इसको लंबाई बढ़ाने के लिए, इसके हाथ की लंबाई बढ़ाना चाहते हैं हम, एक तरफ से खींचे एक बंदा, दूसरी तरफ से खींचे एक बंदा, तो इसमें क्या आ जाएगा यहाँ पर? तो आंसर है इसमें टेंशन आ टेंशन। जाएगी। टेंशन आएगा। टेंशन आ जाएगी। तो वही सीन हो रहा है, इसकी लंबाई बढ़ना चाहती है लेकिन इसके दोनों तरफ रिजिड सपोर्ट है तो वो इसको बढ़ने नहीं दे रही, तो जिस वजह से क्या होगा, इसके अंदर एक टेंशन डेवलप हो जाएगी। वही टेंशन हम लोगों को निकालनी है। सही है क्या? यस सर। तो देखो ये तो हो गया हमारे पास। देन हमने ये भी तो पढ़ा है बच्चों, अब देखना थोड़ा सा ध्यान से, डेल्टा एल बराबर होता है एफ एल अपॉन में ए वाई। याद है आपको ये वाला फॉर्मूला? यस सर, ये डेल्टा मॉड्यूलस एल के लिए था। बराबर एफ एल मॉड्यूलस अपॉन में ए वाई, है ना? अब यहां से इन दोनों डेल्टा एल को बराबर करा गया तो कितना आ गया? एफ एल अपॉन में ए वाई बराबर अल्फा एल डेल्टा टी। अब ये ए और वाई जो है वो तो चला जाएगा किधर? ऊपर, ये एल से एल कट जाएगा, तो एफ बराबर कितना आ गया? अल्फा ए वाई इंटू में डेल्टा टी। एफ यहां पर है फोर्स, कौन सी? जिसको हम बोल सकते हैं टेंशन। ठीक है, तो टेंशन जो आ गई किसी रॉड में वो अल्फा ए वाई इंटू में डेल्टा टी है। ये आपको एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन है इसका, और वैसे भी मैं आपको जो भेजा हुआ है मैंने उसमें भी क्वेश्चन है। तो अगर आप लोग मेरे को असाइनमेंट सबमिट करा देते तो मैं आपको ये बता देता कि बाकी कौन कौन से क्वेश्चन है जो चैप्टर 11 के आप कर सकते हो। मुस्कान एक बार बताना, कौन सी मुस्कान हो तुम?
मुस्कान, मुस्कान एक बार बता देना। उसके पास माइक ही नहीं है। अच्छा सर जी आकाश ही है ये। आकाश नहीं है, अरे मुस्कान होगी, और हो सकता है मुस्कान भी नहीं को सर, जो नकली आकाश। आकाश आया था उसके पास भी माइक नहीं था। अच्छा तो इसके पास भी सर नहीं है, ये तो ये सेम लैपटॉप है। से होते हैं इसलिए माइक नहीं होता। हाँ, अरे अच्छा पंडित है, कंप्यूटर वाले यूजर है ये। पंडित है ये, मुस्कान, पंडित। मुस्कान, मुस्कान, मुस्कान चली गई है क्या? मुस्कान ने नाम तो नहीं बदल दिया? महक अंसारी, महक अंसारी कौन सी है महक? सर सक्सेस से। ठीक है समझ गया। तो मुस्कान लौट गई है, और शायद हो सकता है मुस्कान हमारे वाले भी चीज पर कनेक्ट ना हो। चलो भाई, थर्मल स्ट्रेस का मतलब ये, अगर किसी रॉड को हम दो रिजिड सपोर्ट के बीच में फंसा दें और उससे आप बोले कि भाई फैल, अब वो फैलेगी तो क्या होगा, उसको जगह तो मिलेगी नहीं, तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, टेंशन आ जाएगी। वो टेंशन आपको ऐसे निकालनी है, इस तरीके से जो टेंशन आई है ना। अब हमें निकालना क्या है यहाँ पर, थर्मल स्ट्रेस। अरे बात समझ में, स्ट्रेस क्या होता है, रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन में एरिया। एरिया। ठीक है, तो फोर्स अपॉन में, यस वो मत कर भाई ड्रामा, अल्फा वाई डेल्टा है। मैं क्या कर रहा हूँ सर? अरे कुछ नहीं कर रहा, पर मैं कह रहा हूँ कुछ करियो मत। ओके सर, बहुत अच्छा लड़का है, यू आर ए गुड गाय। ठीक है, तो थर्मल स्ट्रेस बहस हो है। गया, फोर्स अपॉन में एरिया आ गया, फोर्स अपॉन एरिया आ गया थर्मल स्ट्रेस, तो अल्फा वाई इंटू में डेल्टा टी। मैं आपको इस बात के बारे में बता दूं कि पेपर के अंदर इसके ऊपर न्यूमेरिकल अगर आया तो आपको अल्फा की वैल्यू गिवन होगी, वाई की वैल्यू गिवन होगी, डेल्टा टी आपको गिवन होगा, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? यस सर। तो हमें ये अल्फा के बारे में याद रखना है लीनियर एक्सपेंशन में। अब एक बात और सुनो जरा, एक लाइन लिखता हूं यहां पर, ऑन हीटिंग लीनियर पैरामीटर ऑलवेज इंक्रीज होगा, लीनियर पैरामीटर ऑलवेज इंक्रीज होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास एक शीट है, ठीक है, और उस शीट में मैंने होल कर दिया, मान लीजिए मैंने शीट में एक होल कर दिया, अब इसका टेम्परेचर मैंने राइज करा, बढ़ाया, तो पेपर में पूछा गया कि डायमीटर पे क्या फर्क पड़ेगा, डायमीटर पर क्या चेंज आया, बढ़ेगा या एक्सपेंड घटेगा? करना चाहेगी। तो हमेशा याद रखें, जब भी देखो, सुनना जरा, डायमीटर हो, चाहे कोई रॉड की लेंथ हो, चाहे रेडियस हो या साइड हो, हमेशा याद रखें हीट करने पर लीनियर पैरामीटर जो होते हैं वो हमेशा इंक्रीज होंगे, लीनियर पैरामीटर हमेशा क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, लेंथ, डायमीटर, रेडियस। तो पेपर में क्वेश्चन आया अगर, तो कर लेना कि भाई ऐसे ही दो होल दे देगा आपको, आपको उस पर पूछ लेगा। आ रही बात समझ में? तो हमें एक कंसेप्ट याद रखना है, सीधी सी लाइन है, लीनियर और पैरामीटर हमेशा इंक्रीज होंगे टेम्परेचर बढ़ाने पर। ठीक है जी, यस सर। लीनियर पैरामीटर हमेशा टेम्परेचर बढ़ाने पर इंक्रीज होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। हो गया क्या? यस सर। ले लिया? यस यस सर। अब आ जाते हैं अगले पे, है ना। और अगला है हमारे पास एरियल एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन बता दिया मैंने आप लोगों को, ठीक है, तो इसको साफ कर दूं। यस सर। ठीक है जी, तो लीनियर पैरामीटर हमेशा इंक्रीज होंगे, चाहे वो रेडियस हो चाहे वो लेंथ हो, और उनके लिए यही फॉर्मूला रहेगा। मतलब कहने का ये, अगर आपको ये बोल दिया जाए भाई कि कोई रिंग है, मान लो उस रिंग को मैं एक्सपेंड कर रहा हूं,
तो उसके डायमीटर और रेडियस में जो चेंज आएगा वो कैसे निकालेंगे? तो रेडियस के लिए भी आप यही फॉर्मूला यूज करेंगे, अल्फा आर डेल्टा टी। और अगर डायमीटर होगा तो आप यहाँ पर डी यूज कर लेंगे, डायमीटर। तो कहने का मतलब ये, जब भी लीनियर चीज से रिलेटेड टॉपिक आए, उस पर न्यूमेरिकल आए, आपको यही अल्फा वाला यूज करना है। क्लियर है क्या मेरी बात? यस सर। Yes, अच्छा sir. अच्छा, एक बात। दूसरी बात, अगर आपको कभी ये पूछ ले कि परसेंटेज कितना इंक्रीज हुआ है, परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पर, तो आपको पता है डेल्टा एल बराबर होता है अल्फा एल डेल्टा टी। और ये एल नीचे आ जाएगा, तो डेल्टा एल बाई एल इंटू में 100 बराबर आ जाएगा अल्फा डेल्टा टी इंटू में 100। समझ गए क्या? तो अगर Yes, आपको टेम्परेचर से रिलेटेड वाले में ये पूछ ले कि टेम्परेचर में कितना राइज हुआ, तो आप लोगों को ऐसे करना है। सर ये जो ऊपर आपने लिखा है डेल्टा आर वाला, ये बताना तो। डेल्टा आर का मतलब या रेडियस है भाई? ये मतलब यूज किस में करेंगे, वो एरियल वाले में? रेडियस वाले में। जैसे मान लो एक रिंग दे दिया आपको, या जैसे होल अभी मैंने करा था, तो ये रिंग है। अब इसको हीट करा, इसकी ओरिजिनल रेडियस कितनी दे रखी थी आपको? आर दे रखी थी। बोला इसका टेम्परेचर राइज करा हमने, तो बताओ रिंग का जो नया रेडियस आएगा वो कैसे निकालेंगे, कितना चेंज आएगा? तो यही वाला फॉर्मूला लगेगा। सही है? ठीक है सर, ठीक। सबको समझ में आ गई ये बात? हाँ जी सर। सर। Yes, sir. अच्छा अच्छा, अब एक बात सुनो। मान लो मेरे पास एक रॉड है कुछ इस शेप में, ये ऐसी शेप में, ठीक है? इसमें लेंथ भी है, इसमें ब्रेड्थ भी है, इसमें डेप्थ भी है। तो इसमें जो होगा एक्सपेंशन 3 डायमेंशनल होगा। तो मैं एक बात बताता हूं, एनाइसोट्रॉपिक, एनाइसोट्रॉपिक ट्रॉपिक एक्सपेंशन। देखो भाई, दो तरह के होते हैं, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ऑनलाइन चल रहा है तो समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। एनाइसोट्रॉपिक सॉलिड्स में क्या होता है, देखो आइसोट्रॉपिक एक्सपेंशन और एनाइसोट्रॉपिक। तो आइसोट्रॉपिक में क्या होता है, सेम तरह का एक्सपेंशन होता है हर डायरेक्शन में। जितना वो एक्स में फैलेगा उतना ही वाई में फैलेगा, उतना ही जेड में फैलेगा। अगर हमें एनाइसोट्रॉपिक एक्सपेंशन दे रखा है, मतलब ये जो रॉड दे रखी है, एक्स में एक्सपेंशन अलग दे रखा है, वाई में अलग दे रखा है और जेड में अलग दे रखा है। ऐसी सिचुएशन में आप इसका जो अल्फा निकालेंगे वो ऐसे निकालेंगे, अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड। ये कंपटीशन के लिए बता रहा हूं, अपॉन में 3। अगर एनाइसोट्रॉपिक एक्सपेंशन हो रहा है, एनाइसोट्रॉपिक एक्सपेंशन का मतलब तीनों डायरेक्शन में अलग अलग से एक्सपेंशन हो रहा है, तो हम ऐसे अल्फा निकालते हैं। और अगर आइसोट्रॉपिक होगा, तो आइसोट्रॉपिक में तीनों में एक्सपेंशन सेम होता है, मतलब अल्फा एक्स बराबर आ जाएगा अल्फा वाई बराबर आ जाएगा अल्फा जेड। तो हमारा जो अल्फा आ जाएगा वो बराबर आ जाएगा अल्फा एक्स अल्फा वाई बराबर आ जाएगा अल्फा जेड के। एनाइसोट्रॉपिक का बता दीजिए। एनाइसोट्रॉपिक का मतलब जिसमें एक्सपेंशन, मान लो कोई ऐसा सॉलिड है, जैसे मैंने रॉड ले रखी है। अब इसमें देखो, अगर ये 3 डायमेंशनल बॉडी है ना, ध्यान से देखो तो यस सर। लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, गहराई भी है। तो जब ये फैलेगी तो तीनों में एक्सपेंशन होगा इसमें। अगर तीनों में एक्सपेंशन अलग अलग हो रहा है, मान लो किसी रॉड में या किसी बॉडी में आपको लीनियर एक्सपेंशन एक्स का अलग दे रखा है, वाई का अलग दे रखा है, जेड का अलग दे रखा है, तो ऐसी सिचुएशन में पहले आप उसका अल्फा निकालेंगे तीनों का एवरेज करके। आ रही है बात समझ में क्या कह रहा हूँ? अगर मान लो कोई ऐसी रॉड दे रखी है जिसमें एक्स वाई जेड तीनों का थर्मल एक्सपेंशन अलग अलग दे रखा है, कंपटीशन में ऐसा करेगा, आपको यहाँ पर ऐसा नहीं करेगा। फिजिक्स में अगर आप सीबीएसई के लिए देखें तो आपको ऐसे नहीं करेगा आपके साथ। समझ में आ गई ये बात? Yes, sir. यस सर। तो बस इतना याद रखना है। अच्छा, अगली बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कंपोजिट रॉड की। कंपोजिट रॉड में वैसे अगर सीबीएसई में बात करें तो ज्यादा परेशान होने वाली बात होती नहीं है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार।
ले लिया। समय कुछ 1 बजने में 5 मिनट है। अरे, 1 बजने में 5 सर एक मिनट है? क्वेश्चन पूछूं? 9 मिनट है, 9 मिनट है। अरे सर जी, एक 9 साथ मिनट। पूछोगे तो क्या टाइम होने दो, उसकी कोई समस्या नहीं है, टाइम से वो नहीं है, क्लास लूंगा मैं। हाँ एक क्वेश्चन पूछो, कौन एक क्वेश्चन पूछ रहा था? सब मैं। हाँ चिंपी बोल। सब वो जो लेंथ बढ़ती है तो वो हमें दिखाई देती है कि वो एक्सपेंस हो रही है या फिर कॉन्ट्रैक्ट हो रही है? हाँ हाँ बढ़ेगी ना। अगर तुमने एक रॉड ली और वो रॉड को पहले नाप लो, है ना, रॉड तो दिखती है ना, रॉड जानते हो, लोहे की सरिया ले लो, लेंटर वेंटर जो डलता है, लोहे की सरिया ले लो, तार ले लो, कोई घर में जो तार होती है इतनी सारी, अब उसको थोड़ा सा हीट करो, और हीट करो तो अब पहले टेम्परेचर राइज करने से पहले उसकी लेंथ देखो, और टेम्परेचर को चेंज करने के बाद, बढ़ाने के बाद उसकी लेंथ देखो, तो आपको पता चलेगा। ओके सर। अरे सही है भाई। यस सर। ठीक है। अरे ऐसा भी होता है, मेरे को अभी बहुत सारे एकदम एग्जांपल एकदम स्ट्राइक नहीं कर रहे, अभी चलेगा तो मैं और बीच बीच में बोलता रहूंगा। कई बार आपने देखा होगा सर्दियों में हमारे दरवाजे भी टाइट हो जाते हैं और गर्मियों में वही दरवाजे लूज हो जाते हैं, यस सर। या इस तरीके का चेंज होता रहता है, क्योंकि ना जो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड की स्पेशली बात करूं तो सर्दियों में वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और गर्मियों में वो एक्सपेंड हो जाते हैं। अरे बात समझ में? इसके Yes, कारण sir. से मैं आपको अभी बताऊंगा कि आपको क्या क्या दिक्कतें आती है, मैं अभी समझाऊंगा आपको उसके बारे में। सर चलिए भाई। सर असाइनमेंट के सॉल्यूशंस करवा देना जो करवाए थे। भाई बिल्कुल बिल्कुल कराएंगे भाई, आप पहले करे तो खुद सब सारे लोग उसको मिलके करें जैसे तो कर उसको फिर लिया मैं खुद कराऊंगा, टेंशन ना लो। चलो जब सब कर लेंगे ना तो मेरे को कराने में आसानी होगी। चलो भाई एक क्वेश्चन बताता हूँ और आप लोग उसका आंसर बताना। बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है सीबीएसई के लिए, आप सब उसको जानते होंगे, पेंडुलम को। पेंडुलम, मेरा क्वेश्चन ये है, जो पेंडुलम होता है, पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है, कंफ्यूज मत होना, इसकी लेंथ पेंडुलम की एल है, तो पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट में एल बाई जी होता है। सही है? ये इसका है। अब हाउ इज द टाइम पीरियड will be changed if we increase टेम्परेचर। पहला तो क्वेश्चन ये है सिंपल सा, कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, और ये मान के चलिए जो पेंडुलम है वो मेटल का बना हुआ है, मेटल का पेंडुलम जो है मेटल का बना हुआ है, और अगर आप इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टाइम पीरियड में क्या फर्क पड़ेगा? ये वाला टी टाइम पीरियड का है, नॉट फॉर टेम्परेचर। बताइए सारे लोग, धीरे हो जाएगा। टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ा? सबसे पहला सर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। थोड़ा मेटल का है तो भी सर है, वो टाइम पीरियड में टेम्परेचर का रिलेशन। तो टाइम पीरियड जैसन ने बोला है इंक्रीज हो जाएगा। सोबिया हो तुम या नहीं? सोबिया नहीं है, सोबिया को समझ में आ गया कि क्या करना है। तो भाई अब मैं आपको बता दूं, पेपर में मिलेगा ये क्वेश्चन, इस बात को याद रखना, पेपर में क्वेश्चन मिलेगा आपको। इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, यदि हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पर लेंथ बढ़ जाएगी, और यदि लेंथ इंक्रीज हो जाएगी तो टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा, कैपिटल टी मतलब टाइम पीरियड। अच्छा ये तो समझ में आ गया कि टाइम पीरियड बढ़ गया, तो Yes, बताओ sir. उसकी स्पीड कम हो गई कि ज्यादा हो गई? सर कम हो कम गई। होगी। कम हो गई। जाहिर सी बात है भाई, पहले पेंडुलम अपना चल रहा था, मान लो जितना भी टाइम ले रहा था, अब जो अपना पेंडुलम है वो ज्यादा टाइम ले रहा है। अगर ज्यादा टाइम ले रहा है इसका मतलब अब पहले से धीरे स्लो चल रहा है। सही है कि गलत है? तो जो Yes, sir. स्पीड सही। है, जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। अब ऐसे तो हमारे लिए समस्या हो जाएगी भाई। भाई हमने एक पेंडुलम बनाया मेटल का, तो वो जो मेटल का पेंडुलम है, मेटल का तो अल्फा ज्यादा होता है, मतलब टेम्परेचर का इफेक्ट जो होता है वो मेटल्स पे ज्यादा होता है। अगर हमने कोई पेंडुलम उसका बनाया, किसका? मेटल का बनाया, तो सर्दी और गर्मियों में उसका जो टाइम है वो अलग हो जाएगा।
समझ लो मेरी बात। यस सर। हाँ सर जी। क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? तो क्या अलॉय का करना बना। चाहिए? हाँ, तो हम जो पेंडुलम है, पेंडुलम बनाने के लिए उस मटेरियल का प्रयोग करेंगे जिसकी जो अल्फा है बहुत कम हो, जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन बहुत कम हो। समझ में आ गई ये बात? Yes, तो sir. ऐसे में हम यूज करते हैं एलॉयज का। तो एलॉयज प्रेफर्ड फॉर मेकिंग पेंडुलम, क्योंकि जो एलॉयज होता है उनका अल्फा वेरी स्मॉल होता है, वेरी वेरी, मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंस होगी तो, लेकिन बहुत कम होगी। तो इसमें भी हम जो स्पेशली जो यूज करते हैं, इनवार करके मटेरियल होता है, उसको यूज करते हैं। इनवार का जो कंपोजिशन है आप नेट पे चेक कर लेना। तो इनवार करके जो मटेरियल होता है वो एलॉयज है एक, उस एलॉयज को हम प्रेफर करते हैं इसको बनाने के लिए पेंडुलम को। तो आपके पास क्वेश्चन ये आ सकता है, एक तो डायरेक्ट कि टेम्परेचर बढ़ाने पर स्पीड एंड टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम पे क्या फर्क पड़ेगा, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि हम पेंडुलम को बनाने के लिए एलॉयज का को ही प्रेफर क्यों करते हैं। तो आप लिखेंगे क्योंकि एलॉयज का जो अल्फा होता है अर्थात टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन वो बहुत कम होता है, जिस वजह से एलॉयज की जो लेंथ होती है उसमें बहुत ना के बराबर चेंज आता है। आगे बात समझ में? Yes, यस sir. सर। हाँ जी सर। तो भाई ये आपका था किसका, पेंडुलम से रिलेटेड। ऐसा ही होता है स्केल के साथ। भाई मान लीजिए जो हमारे स्केल होते हैं, बात समझना भाई, हमने एक मेटल का स्केल लिया और वो ना सीबीएसई में आता नहीं है उस पर क्वेश्चन, पर मैं ये बता दे रहा हूँ आपको जो टॉपिक, उसको याद रख लेना कि हाँ ऐसा स्केल में भी होता है। मान लो एक मेटल का स्केल बनाया भैया आपने इंडिया में, टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस, इमेजिन कर लो 20 डिग्री सेल्सियस पे कोई स्केल बनाया हमने और वो मेटल का है। उससे आपने एक लेंथ को मेजर करा, वो लेंथ थी मान लो 10 सेंटीमीटर। वो लेंथ कितनी थी? 10 सेंटीमीटर थी, सही है यहाँ यस पर। सर। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, मान लो उस स्केल को लेकर आप एक ऐसी जगह चले गए, जैसे कश्मीर में ही चले जाओ, आजकल बहुत माइनस में हो रहा है टेम्परेचर, वीडियो में देखा मैंने, तो वहां पर -5 डिग्री, -5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। जो यहाँ पर आपने बनाया दिल्ली में 20 डिग्री सेल्सियस पे, वो 10 सेंटीमीटर मेजर कर रहा था एक लेंथ जो थी हमारे पास, है ना, इमेजिन कर लो। अब उस स्केल को लेकर मैं कश्मीर चला गया -5 डिग्री सेल्सियस में, तो बताओ सबसे पहला क्वेश्चन कि जो मेरा स्केल है उसकी लेंथ बढ़ गई होगी कि घट गई होगी? घट गई घट होगी। गई घट गई गई। होगी सर. घट गई, सारे ये मानते हैं, यस सारे मानते सर। हैं ये बात। अच्छा, अब मैं किसी चीज की लंबाई नापूंगा तो वो ज्यादा बताएगा या कम होगी? कम 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 होगी. होगी कम। होगी। सोच के बोलो, 10 से ज्यादा दिखाएगा कि कम स्केल पे? सर ज्यादा दिखा। स्केल पे बताओ, स्केल पे क्या दिखाएगा? अच्छा इसका स्क्रीनशॉट लो, एक बार डायग्राम से समझाता हूँ, शायद क्लियर कर दूं। बाकी ये दिमाग में रखने के लिए टॉपिक है ना, फिलहाल इसको स्क्रीनशॉट लो, मैं समझाता हूँ। सत्यम है क्या? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया क्या? सर ले लिया. यस सर। यस सर। यस सर जी। ठीक है जी साहब। अब मान लो मैंने स्केल था मेरे पास, मैंने किसी चीज की लंबाई मेजर करी मान लो, है ना, उसकी जो एक्यूरेट लेंथ थी वो मान लो ये कोई चीज है मेरे पास मान लो, है ना, इसको मैंने एक स्केल से मेजर किया और इसकी लंबाई आ रही थी 10 सेंटीमीटर, है ना, स्केल से मेजर किया। अब वो जो स्केल है मेरे पास, अब उसकी जो लेंथ है पहले से बढ़ गई या घट गई? अब घट गई है। सर घट सेम गई है रहेगी। ना, लेंथ स्केल की घट गई। अब मेरे को कोई 10 सेंटीमीटर लंबी चीज मेजर करनी है, तो बताओ इस बार ज्यादा डिवीजन यूज होंगे या कम डिवीजन यूज होंगे इसके? कम। सर ज्यादा। ज्यादा। ज्यादा यूज करेंगे क्योंकि इसके सर जो ज्यादा। 10 था वो थोड़ा सा कम हो गया वो लेंथ। आ रही है बात समझ में?
यस सर। तो इसका मतलब अब उसी 10 सेंटीमीटर को मेजर करने के लिए मेरे स्केल के ज्यादा डिवीजन यूज होंगे, भले ही वो चेंज जो है बहुत माइनर आए, लेकिन चेंज तो आएगा। आ रही बात समझ में? सर यस तो जो जो हमारे Yes, मेजरिंग sir. स्केल वगैरह होते हैं, उन स्केल को भी हम मेटल का नहीं बनाते। पहले तो हम लोग क्या करते थे, स्केल मंगा लेते थे, तो कभी कभी जैसे बच्चा नहीं सुनता या नहीं पढ़ता तो स्केल से भी पिटाई कर लेते थे। तो वो जो स्केल होता था ना, वो मेटल का नहीं होता था, वो एलॉयज का होता था। अब एलॉयज का इसलिए होता था कि मान लो वो जो कंपनी है जो वो स्केल बना रही है, वो स्केल उसने दिल्ली में बनाया मान लो, है ना। अब वो जिस टेम्परेचर पर बनाया उसने, और वो स्केल मान लो भाई क्या कहते हैं, कहीं बाहर ऐसी जगह ले गए जहाँ पर टेम्परेचर में चेंज आया, है ना, टेम्परेचर बहुत कम है या बहुत ज्यादा है, तो उस स्केल की लेंथ में चेंज आ जाएगा। इस वजह से जो हम मेजरमेंट करेंगे वो गलत आएगी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो हमारे मेजरिंग स्केल होते हैं वो एलॉयज के बनाए जाते हैं, क्योंकि जो एलॉयज की टेम्परेचर डिपेंडेंस है वो बहुत कम होती है। क्लियर है सबको ये बात? यस यस सर। सर। Yes, sir. तो अब आ जाते हैं अगले पे। ये समझ में आ गया होगा। मैंने जो सीबीएसई वाला पार्ट है वो तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, दोबारा से वीडियो देख लेना अल्फा वाला पार्ट। अब आ जाते हैं अगला शुरुआती पार्ट। ठीक है, अगला है मेरे पास, इसको बोलते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन। सुपरफिशियल एक्सपेंशन या फिर एरियल एक्सपेंशन। अब जो सुपरफिशियल एक्सपेंशन होता है ये 2 डायमेंशनल एक्सपेंशन होता है। अभी समझ में आ जाएगा आपको मैं क्या बोल रहा हूँ। बाकी सारी चीजें आप पहले जैसी खुद से लिखेंगे भाई, है ना, इस बात को याद रखना। मान लो मेरे पास एक ये स्क्वायर शेप में एक प्लेट है, एक ये प्लेट है, इस प्लेट का एरिया भी ए है शुरू के टेम्परेचर पे। तो अगर हम किसी बॉडी को हीट करते हैं और उसके एरिया में चेंज आता है तो हम उसको बोलते हैं एरियल एक्सपेंशन। अगर लेंथ में चेंज आता है तो हम बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन। अगर वॉल्यूम में चेंज आता है तो बोलते हैं क्यूबिकल एक्सपेंशन या वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो इसका नया वाला एरिया हो गया ए डैश, पहले ए था अब ए डैश हो गया। तो आप लोग खुद से याद करो, चेंज इन एरिया इज प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल एरिया। यही लिखा था, वहां पर लेंथ था, यहाँ पर एरिया हो जाएगा ओरिजिनल एरिया। चेंज इन एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, मतलब चेंज इन टेम्परेचर। अगर मैं इसको कंबाइंड करता हूं तो कंबाइंड करने पर डेल्टा ए प्रोपोर्शनल टू ए डेल्टा टी होगा बच्चों। और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेंगे बीटा से, तो बीटा ए डेल्टा टी। ये बात समझ में आ गई सब लोगों को? Yes, sir. अच्छा, तो फाइनल एरिया कितना होगा वो निकालना है। फाइनल एरिया, तो डेल्टा ए का मतलब फाइनल एरिया A1 माइनस इनिशियल एरिया ए बराबर बीटा इंटू में ए साथ में डेल्टा टी। माइनस इधर आएगा तो प्लस, तो A1 बराबर आ गया ए ब्रैकेट में 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। तो नया वाला एरिया, पहले वाला एरिया ये रहा जो ओरिजिनल था, 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। दूसरा, बीटा को बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन या एरिया एक्सपेंशन। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन हो जाएगा बीटा। तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा, डेल्टा ए अपॉन में ए डेल्टा टी। अगर हमने कोई ऐसी बॉडी ली है जिस बॉडी का ओरिजिनल एरिया ए बराबर 1 था और चेंज इन टेम्परेचर भी 1 डिग्री सेल्सियस है, तो बीटा बराबर आ जाएगा किसके, डेल्टा ए के। सही है क्या? क्या इसकी डेफिनेशन आप खुद अपने शब्दों में लिख सकते हो? जहां पर वहां पर लेंथ था वहां पर एरिया कर देना, जहां पर वहां पर 1 मीटर था वहां 1 मीटर स्क्वायर कर देना। बोलो सही है क्या? जी सर, लिख लेंगे। सारे लोग कर लेंगे? Yes, sir. डेफिनेशन का पार्ट खुद करना है। जहां पर एरिया है वो समझ में आ गया, लेंथ की जगह एरिया करना है, लेंथ की जगह एरिया करना है आपको, और जो अल्फा है उसकी जगह बीटा करना है आपको, बस इतना करना है। कर लेंगे सब लोग? यस सर।
क्या Yes, लिखेंगे? बीटा इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ की जगह चेंज इन एरिया ऑफ अ बॉडी whose area is 1 मीटर स्क्वायर पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब यहीं पर अगर मेरे को तीसरा ये पूछ ले, परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया। भाई आज जितना मेरे को पढ़ाना है उतना पढ़ा के ही जाऊंगा मैं। आप लोग ना अगर किसी की क्लास वगैरह हो तो भाई मैंने पहले ही बता दिया था वैसे तो, बाकी आप अगर क्लास हो तो आप चले जाना, मैं पूरा टॉपिक पढ़ा के अपना रिकॉर्डिंग भेज दूंगा आराम से आपको ना, मतलब लॉस नहीं होगा आप लोगों का। तो परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया ऐसे आ जाएगा। कोई बच्चा मेरे को बताएगा कि बीटा की यूनिट क्या होगी? पर केल्विन या पर डिग्री सेंटीग्रेड? सेम होगी जो हमारी अल्फा की थी। क्लियर है क्या? सर जी सर। ठीक है, अब आ जाते हैं क्यूबिकल एक्सपेंशन में। तो मैं जो पहले इससे रिलेटेड पार्ट है सारा एक साथ खत्म करता हूं उसको। तो अब आ जाएंगे क्यूबिकल एक्सपेंशन। क्यूबिकल ऑफलाइन में तो मैं क्या करता था, एक साथ करा देता था पूरे बोर्ड पे, लीनियर यहाँ, एरियल वहां, क्यूबिकल वहां, और सारा बता देता था कि एक ये रहा, बाकी इसकी तरह सेम है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा बड़ा वो करना पड़ता है, बाकी आप समझ जाएंगे जब लिखेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। ये क्यूबिकल शेप में बॉडी है। बॉडी क्यूबिकल शेप में इसलिए ली जा रही है क्योंकि क्या कहते हैं, जो क्यूब होता है ना वो 3 डायमेंशनल है और हमें वही पढ़ना है, क्यूबिकल एक्सपेंशन। अब ये जो हमारे पास ये जो इंक्रीज हुआ है इसके इसको बनाएंगे ऐसे, नया वाला वॉल्यूम। तो बच्चों जहां एरिया है वहां पर वॉल्यूम हो जाएगा, यहाँ पर वी डैश हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एरिया की जगह हो जाएगा वी, यहाँ पर हो जाएगा वी, यहाँ पर हो जाएगा वी, चेंज ओरिजिनल एरिया की जगह हो जाएगा ओरिजिनल वॉल्यूम, यहाँ पर ए की जगह हो जाएगा वी, यहाँ पर हो जाएगा वी, यहाँ पर ये वी, ये बीटा की जगह हो जाएगा गामा, यहाँ पर आ गया वी, फाइनल एरिया की जगह फाइनल वॉल्यूम। अरे ठीक है ना भाई, तो यह हो जाएगा वी डैश, यहाँ पर वी, बीटा की जगह गामा, ए की जगह वी, यहाँ पर ये वी डैश, यहाँ पर वी, यहाँ पर गामा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ एरिया की जगह हो जाएगा क्यूबिकल एक्सपेंशन, यहाँ पर बीटा की जगह हो जाएगा गामा, गामा बराबर हो जाएगा डेल्टा ए की जगह डेल्टा वी, ए की जगह वी, यहाँ पर ए की जगह वॉल्यूम हो जाएगा 1 मीटर क्यूब, चेंज इन टेम्परेचर, इसकी जगह हो जाएगा गामा, और यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा वी। बोलो सही है क्या? परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया की जगह आ जाएगा वॉल्यूम, यहाँ पर एरिया की जगह वॉल्यूम, यहाँ पर वी, यहाँ पर गामा डेल्टा टी। बोलो किसी को कोई समस्या तो नो कर लेंगे सारे लोग ये। यस सर। आज की क्लास का लास्ट टॉपिक कराऊंगा और ये टॉपिक होगा कम से कम ये मान के चलो 3 मार्क्स का। अब जो कराऊंगा, तो आपने 3 तरह के कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन पढ़ लिए, लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, ये जो अब मैं डेरिवेशन कराने वाला हूँ ये बड़ा डेरिवेशन होगा, ध्यान से समझना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आज वाली क्लास में आप एक तो लेंथ वाला पूरा पार्ट याद कर लें, और एक जो अल्फा बीटा गामा वाला कराऊंगा इस पार्ट को कर लेना प्रैक्टिस। आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी बच्चे हो गए 35, जिनको समझ में आता जा रहा है वो अपने चलते जा रहे हैं। भाई हो गया स्क्रीनशॉट? जी कई सर। लोगों के हाँ पेट जी में सर। दर्द, कई लोगों के पेट में दर्द भी चालू हो गया कि साला जो क्लास में हुई थी बात वो सब जगह फैला दें, ताकि ये जो राहुल सिंह है ना फिजिक्स जो पढ़ा रहा है, ये जो ज्यादा क्लास में डांटता रहता है बच्चों को, उसको पता चल जाए। तो भाई वो अगला है, एक सेकंड में इसमें इंक भर दूं बस, है ना भाई। आप टॉपिक जो हम लिखेंगे वो टॉपिक होगा रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। तीनों तरह के जो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है, कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर वाले जो है ना, टेम्परेचर कोफिशिएंट, इनका रिलेशन। एक सेकंड, हाँ ये गया इधर,
ये तो भाई टेम्परेचर कोफिशिएंट आपस में जो अल्फा बीटा है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, याद रख लेना। इसमें 1 नंबर से लेकर 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 1 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि भाई रिलेशन क्या होता है, लिख दो सीधा, और एक होता है डिराइव करना, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। जैसे ही आज का ये टॉपिक कंप्लीट होगा वैसे ही आपका एनसीईआरटी का एक पार्ट खत्म हो जाएगा। फिर हमारा बचेगा जो पार्ट है कि वॉल्यूम एक्सपेंशन में लिक्विड वगैरह का पढ़ना है हमें, है ना, और फिर हीट वाले पार्ट पे आ जाएंगे अगली क्लास में। रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा, बच्चों हम दो दो करके रिलेशन निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप डायग्राम देख लीजिए। ये मेरे पास एक क्यूबिकल बॉडी है, एक क्यूबिकल बॉडी है। इस क्यूबिकल बॉडी का टेम्परेचर मैंने इंक्रीज करा। भाई डेरिवेशन पे जरा फोकस कर लेना प्लीज। इसका टेम्परेचर मैंने इंक्रीज करा तो आपको पता है कि इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। अगर मैं क्यूबिकल शेप में बॉडी की बात करूं तो आप मेरे को बताओ कि इसमें कौन कौन सा एक्सपेंशन हुआ होगा। पहला बताओ, लीनियर हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा इसमें? यस सर। यस सर। लीनियर हुआ होगा ना? यस सर। होगा या नहीं हुआ होगा? बच्चों आवाज आ रही है? हाँ जी गुरुजी। यस सर आ रही है। यस सर। एरियल एक्सपेंशन भी हुआ होगा। अच्छा, वॉल्यूम एक्सपेंशन? यस सर हुआ है। यस सर। तीनों हुए होंगे इसमें। तो जब हम हुआ है। क्यूबिकल बॉडी लेते हैं तो तीनों तरह का एक्सपेंशन होता है और इसी से आपको डेरिवेशन करना है। पहले डेरिवेशन में आपको क्या निकालना है, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। अब आपको ये रिलेशन तभी कर पाएंगे आप लोग जब आपको पुराना वाला याद होगा जो आपने अभी पढ़ा था। देखो क्या चीज है, सबसे पहले हम अल्फा और बीटा में निकाल रहे हैं। आपको पता है एरिया बराबर होता है साइड का स्क्वायर, सबको पता है ये बात, है ना। आफ्टर चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, तो भाई अगर मैंने टेम्परेचर को चेंज करा तो जो एरिया पहले था उसमें डेल्टा ए इंक्रीज हो जाएगा। मानते हैं सारे ये बात? अगर मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो जो ओरिजिनल एरिया था उसमें डेल्टा ए वो बढ़ जाएगा। यस सही है सर कि बढ़ नहीं? जाएगा, बढ़ जाएगा। अच्छा, और लेंथ में क्या हो जाएगा, एल प्लस डेल्टा एल हो जाएगा। सही है। यस सर। अच्छा, अब आपको ये भी पता होगा कि डेल्टा ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ क्योंकि आपने अभी ये पढ़ा है। तो डेल्टा ए की जगह लिख सकता हूँ बीटा ए डेल्टा टी बराबर एल एज इट इज। डेल्टा एल की जगह लिख दूंगा अल्फा एल डेल्टा टी और उसका स्क्वायर। ध्यान से देखें, इस वाले में से एल कॉमन आ रहा है, यहां भी एल है यहां भी एल है, लेकिन दो पावर है तो एल का स्क्वायर कॉमन आएगा बच्चों, तो हो जाएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी और उसका स्क्वायर। यहां से ए कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। अब ए तो एल स्क्वायर के बराबर है, ए तो एल स्क्वायर के बराबर है, तो यहां पर इस ए की जगह एल स्क्वायर रख दे रहा हूं ब्रैकेट में, 1 प्लस बीटा डेल्टा टी बराबर एल स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल। अब यहां पर बचा कितना, 1 प्लस बीटा डेल्टा टी बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस में अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी का स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा डेल्टा टी। सही है क्या? यस सर। अब यहां पर एक लाइन लिखनी पड़ेगी हमें, क्या, अल्फा इज स्मॉल देयरफॉर अल्फा स्क्वायर इज वेरी वेरी स्मॉल, so it can be neglected, it can be neglected। ठीक है, तो डेल्टा अल्फा स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट कर देंगे यहां पर। तो ये वाला पार्ट हो गया नेग्लेक्ट, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो बचा कितना, 1 प्लस बीटा डेल्टा टी बराबर 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। 1 से 1 कैंसिल हो गया यहाँ पर,
डेल्टा टी से डेल्टा टी, तो बच्चों बीटा बराबर आ गया 2 अल्फा। समझ में आया ये रिलेशन? यस सर। यस सर। इसका एक मेरे को वैसे शॉर्टकट भी आता है, लेकिन स्कूल वाले शॉर्टकट वाले को मना करते हैं, इसलिए वो नहीं करा रहा। शॉर्टकट भी आता है मेरे को इसका, पर बाकी अभी याद रख ले बीटा बराबर 2 अल्फा। समझ गए क्या? सर वहां से दोबारा बता दो जहां से आपने लिखा है ना अल्फा स्मॉल। हाँ, अल्फा बहुत स्मॉल है भाई। अल्फा की वैल्यू जो होती है 10 की पावर -4 के ऑर्डर में होती है। कोई भी मैटर ले लो आप, तो उसका जो अल्फा होगा 1/10,000 के ऑर्डर में होता है। तो अल्फा स्मॉल है, तो अल्फा कोई चीज बहुत स्मॉल है। मान ले कोई चीज 0.001 है, तुम उसका स्क्वायर करोगे तो और छोटा हो जाएगा वो। तो Yes, बहुत छोटा हो गया तो उसको नेग्लेक्ट कर दिया, मतलब ये जो मैंने पार्ट नीचे लाइन लगाई हुई है ये पार्ट नेग्लेक्ट हो गया। बचा कितना? 1 + 2 अल्फा डेल्टा टी। ठीक है फिर उस सर। आप 1 से 1 इसके को बाद का आ कैंसिल। गया समझ, इतना ही पूछना ठीक है। था। अच्छा, अगला रिलेशन क्या निकालेंगे देखो बड़े ध्यान से बच्चों। तो वॉल्यूम क्या होता है? साइड का क्यूब। सबको ये बात पता है क्या? अभी हैंड टू हैंड सीख जाओगे। वॉल्यूम बराबर साइड का क्यूब। आफ्टर चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को बदल दिया हमने, चेंज इन टेम्परेचर, तो नया वॉल्यूम क्या हो जाएगा? V + डेल्टा V। जो चेंज आएगा वो भी बढ़ प्लस हो गया इसमें। लेंथ वाले में कितना हो जाएगा? L + डेल्टा L का क्यूब। अभी आपने पढ़ा था कि जो डेल्टा V होता है वो डेल्टा V होता है गामा V डेल्टा T बराबर, यहाँ पर डेल्टा L की जगह लिख सकते हैं अल्फा L डेल्टा T और उसका क्यूब। बताओ इसमें से क्या कॉमन आएगा इस राइट साइड में? एल क्यूब। एल क्यूब। सही है। और यहाँ से V कॉमन आएगा 1 + गामा डेल्टा T, और यहाँ से ये L क्यूब ब्रैकेट में 1 + अल्फा डेल्टा T का क्यूब। बताओ वॉल्यूम तो L क्यूब के बराबर है, कट जाएगा ये? यस सर। यस हाँ सर। कट गया। यस सर, कैंसिल आउट। तो बचा कितना? 1 + गामा डेल्टा T बराबर 1 + अल्फा डेल्टा T का क्यूब बचा। इसका फॉर्मूला होता है A का क्यूब प्लस B का क्यूब 3a² b + 3b² प्लस 3a² B प्लस 3ab²। सही है ये? अब मेरे को सारे बच्चे सोच के बताओ इनमें से कौन कौन नेग्लेक्ट होगा? इसमें है अल्फा क्यूब, इसमें अब बताओ कौन कौन सा नेग्लेक्ट होगा? अल्फा क्यूब जाएगा कि नहीं? जैसे अल्फा क्यूब जाए। अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर आएगा सर हाँ, वो भी। और चल सब जाएगा। वो भी चला जाएगा। तो अब सबको समझ में आ गया क्या क्या कैंसिल हुआ है यहाँ पर? यस सर। तो ये भी गया, ये भी गया, क्योंकि अल्फा पहले से ही स्मॉल है तो उसका स्क्वायर और क्यूब और स्मॉल हो जाएगा, तो नेग्लेक्ट कर दिया गया। तो बचा कितना? 1 + गामा डेल्टा T बराबर 1 + 3 अल्फा डेल्टा T। 1 से 1 कैंसिल हो गया, डेल्टा T से डेल्टा T, तो गामा बराबर कितना आ गया? 3 अल्फा। समझ में आया ये रिलेशन सबको? यस सर, आगे यस समझ में। सर। अगर हम फाइनली अब बात करें यहाँ पर, तो बताओ यहाँ से क्या सीखने को मिला? अल्फा बराबर कितना? β/2। और यहाँ से सीखने को मिला अल्फा बराबर गामा/3। सही है कि गलत है ये बात? यस यस सर, सर। सही बात। तो अगर हम कंपेयर करें लास्ट में, देयरफॉर ये लास्ट है इसकी लाइन है ना, ये पहली थी इस तरफ, फिर ये बीच में दूसरी, फिर ये तीसरी। तो अल्फा बराबर है β/2 बराबर है गामा/3। ऐसी सबसे छोटी संख्या बताओ जो 3 और 2 दोनों से डिवाइड हो जाए। 6। 6। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करो तो हो गया 6 अल्फा 3 बीटा 2 गामा। ये रिलेशन भी लिख सकते हो आप एग्जाम में, सही है? या फिर आप ये रिलेशन लिख सकते हो, ये वाला जो है पेपर में, जो आपको आसान लगे। मेरे को ये वाला ज्यादा आसान लगता है जो ऊपर है, तो मैं ऊपर वाला आसान याद रख लेता हूँ। क्या? देखो कैसे आसान लगा भाई। लेंथ L हो गई, एरिया L का स्क्वायर हो गया, वॉल्यूम L का क्यूब हो गया।
लेंथ में अल्फा आता है, एरिया में बीटा आता है, वॉल्यूम में गामा आता है। तो देखो अल्फा के नीचे 1 पावर है, बीटा के पावर नीचे 2 है, गामा के नीचे पावर 3 है। गामा किस में आता है? वॉल्यूम, वॉल्यूम में 3 पावर। बीटा किस में है? एरिया, एरिया में 2 पावर। अल्फा में क्या आता है? अल्फा किस में आता है? लेंथ में, तो इसकी पावर 1। बोलो सही है क्या? यस सर। हाँ जी गुरु। सर सही है। तो ऊपर वाला याद रखना आसान होता है भाई, एल लेंथ, एल स्क्वायर एरिया, एल क्यूब वॉल्यूम, ऐसे याद रखा हमने। तो इसके लिए अल्फा होता है, इसके लिए बीटा, इसके लिए गामा। तो अल्फा एज इट इज, एरिया वाले में 2 नीचे आ गया, गामा वाले में 3 नीचे आ गया। ठीक है, दिस यस सर। इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा, बीटा एंड गामा। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है थ्योरेटिकल सब्जेक्टिव में। तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। और इसके बाद जो है अगली क्लास जो होगी हमारी, उस अगली क्लास में बाकी तो एक ऑफलाइन होगी और एक ऑनलाइन होगी, बाकी तो पता ही है आपको। और अगली क्लास को मिस मत करना है ना, इसकी वीडियो मैं आपको दोपहर में ग्रुप पे भेज दूंगा। ठीक है बच्चों? ओके सर जी। और कोई भी जो Okay, आज sir. बात है वो पर्सनली मत लेना, कोई भी भाई ऐसा बोलना पड़ता है थोड़ा सा ना ग्रुप में, क्योंकि कुछ ऐसे बदतमीजी करेंगे तो बदतमीजी में ठीक है फिर। भाई सीधी बात है ना, हमें पता है ना सुअर को अगर वो कर रहा है, हराना है तो कीचड़ में कूदना पड़ेगा। तो हाँ इसीलिए जी सर। हाँ, तो भाई सर अगला ऐसा मत करो सर अंशुल को। हाँ यार, वो कह रहा है यस कर रहा था ऐसा। चलो भाई सर अगली जी वो क्लास में मिलते नकली वाला होता है, समझ गया होगा, कुछ करेगा ठीक हो। हैं।